रही है? ओके। सो आज हम लोगों ने टॉपिक जो उठाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उठाया है, मतलब फीमेल्स के साथ जो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कतें आती है हम वो डिस्कस करेंगे। ओके। एंड हम इस बार थोड़ा खुलकर डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली फीमेल एक अपने रिप्रोडक्टिव एज में क्या क्या दिक्कत फेस करती है और उस चीज को क्या क्या बोलते हैं और हमको कैसे समझना है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम चल रही है ना। अभी तक कैसा है, हम आप लोग जाते हैं पेशेंट के पास में, पेशेंट बताता है और आगे बढ़ जाती है बात। बट हम वहाँ रुकेंगे थोड़ा, हम उस बात को समझेंगे कि दिक्कत क्या है, हम थोड़ी खुल के बात करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि करना क्या है। ठीक है। तो हम पहले ये समझते हैं कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता क्या क्या है। तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीजें आती है, पहला ब्रेस्ट एंड सेकेंड थिंग आएगा पूरा यूट्रस। पूरा यूट्रस का जो एरिया है, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, विजाइना, है ना। ठीक है, ये चीजें आएंगी। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन के साथ में, आपको समझाता जाता हूँ। ठीक है, आपको ये दिख रही है इमेज क्लियर? इमेज दिख रही है क्लियर? ओके। अब ना चलो आप लोग चैट पे बताते जाइए कीजिए, नहीं तो क्या मुझे ना ऐसा हो जाएगा कि मैं बढ़ता जाऊंगा आगे और आप लोग को पता नहीं पड़ेगा। तो एंड ये जो मैं कर्सर घुमाता हूँ ये दिखता है आप लोगों को? ये जो व्हाइट कलर का एरो वाला कर्सर है दिखता है बराबर? कर्सर दिखता है ना बराबर आप लोगों को? ओके ओके। तो देखो, हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें मेजर आता है यूट्रस। जो ये एरिया है जिसमें आपको दिख रहा होगा यूट्रस है, उसके साथ में अटैच एक फैलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है, ओवरी है, देन सर्विक्स है, देन विजाइना है। उसके बाद में एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये आपके अभी तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, बट इतना समझिए कि एक मैंने ये फोटो इसलिए लिया कि आपको एग्जैक्ट पता पड़े कि लोकेशन क्या होती है यूट्रस की, यूट्रस के साथ में कौन कौन सी चीजें अटैच रहती है और उसके साथ में क्या क्या और हम देख सकते हैं। तो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, विजाइना है। ये चार पांच चीजें हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजर देखना है। ब्रेस्ट के लेवल में हम नहीं जाएंगे, वो बहुत डीप हो जाएगा और वो हमारे अभी काम का भी नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, जो हमारा जो मेंस्ट्रुअल है, मतलब फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो ओवरी से स्टार्ट होता है। ओवरी में आप ओवरी से एग आता है और धीरे धीरे आकर के यूट्रस तक आता है और वहां पर एम्बेड होता है, फिर वहां से प्रेगनेंसी डेवलप होती है। एक बेसिक फिनोमिना है और यही स्ट्रक्चर हर फीमेल में रहता है। यूट्रस की साइज अलग अलग हो सकती है, शेप थोड़ा सा 19-20 रहता है और इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। वहां पर से वो एनाटॉमिकल है, मतलब वो बनावट की दिक्कत है, वहां पर हम दवाइयों से कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिक ये फोटो दिखाने का ये मतलब है कि आपको ये पता पड़े कि नाभि के थोड़े नीचे से यूट्रस का सेगमेंटाइजेशन होता है, वहां पर उसकी पोजीशन रहती है ना। और ओवरी दोनों साइड पे रहती है, फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर आपको पता रहे कि हाँ ये चीजें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आगे आपको इजी पड़ेगा। फिर मैं इसको हटाऊंगा, इस इमेज को। ठीक है, तो यहां यहां हमने अभी एक देखा कि एक इमेज जो हमने देखी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थी। इसके बाद हम देखेंगे कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ना। ये इमेज क्लियर है आप लोगों को? दिख रही है इमेज? ओके। तो देखिए, अब हम जब भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे बेसिक पॉइंट ये होता है फीमेल का मेंस्ट्रुअल एज, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल एज जो स्टार्ट होता है वो इंडिया में 12 से, हम मानते हैं 12 से स्टार्ट होता है, 45-50 तक जाता है। इन सालों में हर महीने दर महीने फीमेल के वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिससे उसकी बॉडी की सफाई होती जाती है ना।
तो अब हम ये देखेंगे कि फीमेल एक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, क्या क्या फेजेस आते हैं उसमें, और हमको कैसे ये चीजें पता करनी कि ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है, ये ढंग का नहीं हो रहा है, ये हमको पहले हमको नॉर्मल चीजें पता करनी कि नॉर्मल होता क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 नंबरिंग डली हुई है 1 to 28, ठीक है। तो 1 से 5 तक जिसमें रेड कलर की मार्किंग है ना, ये 5 डेज है मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग का फेज रहता है। मोस्टली फीमेल्स को 5 से 7 दिन तक ही ब्लीडिंग होती है, उससे ऊपर नहीं होती है। और 5 दिन भी कैसा, 3-4 दिन आपकी हैवी ब्लीडिंग होगी और 2-3 दिन की स्पॉटिंग होती है। इसको ही आपका फ्लो बहुत लोग फ्लो बोलते हैं, बहुत लोग मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं, जो भी बोले, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब जो आपको मर्जी, आप अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं, लेकिन ये 5 से 7 दिन का ही रहेगा। और जिस दिन से स्टार्ट होगा हम उसको पहला दिन मानेंगे, वहां से लेके हम 28 डेज काउंट करते हैं। तो एक फीमेल, एक हेल्दी फीमेल को 5 से 7 दिन का ब्लीडिंग फेज रहेगा और 28 से 30 दिन का साइकिल रहेगा उसका। उसके बाद आता है 6वें से लेकर 12वां दिन तक के। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप देखेंगे इमेज भी दिया हुआ है, वहां पर एक यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, सेकंड में यूट्रस फिर से रिजुविनेट हो रहा है, मतलब जैसे कि ना वो नहा धो के फ्रेश होके अभी उन्हें काम करने के लिए आगे निकला है वो। उसके बाद आप देखेंगे 12 से 16वां दिन तक, वहां पर फर्टाइल पीरियड लिखा हुआ है, वहां 12 से 16वें दिन तक क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडा बनता है, एग बनता है, तो वहां पर फर्टाइल पीरियड लिखा हुआ है। वहां पर आप इमेज देखेंगे तो ये ना रेड रेड थोड़े थोड़े दिया हुआ, वहां पर आपके यूट्रस के अंदर की जो वॉल है, जो अंदर की दीवार है, वहां पर ब्लड जमा होने लगता है, ताकि अगर इन केस अगर जाइगोट बनता है या फिर स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, तो वहां पर वो बच्चे की ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर बेड बनाते हैं। तो ये आपको दिखेगा। उसके बाद 17वां से 28 दिन तक पूरा ब्लू फिर जिसको ल्यूटियल फ्लेस करके डिनोट किया गया है, वहां पर आप देखेंगे कि यूट्रस में ना ये रेड रेड बहुत बड़ा हो गया है। तो ये ब्लीडिंग, जो ब्लड की जो नलियां है वो फूलने लगती है, ताकि वहां पर अच्छी मात्रा में ब्लड पहुंचाया जा सके। 22वें-23वें दिन तक यूट्रस वेट करता है। अगर प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो रही है तो वहां से फिर वो शेडिंग चालू होती है, फिर वो ब्लीडिंग का वो ऐसा प्रोसेस चालू होता है कि वो अपनी मेंस्ट्रुएशन को प्राप्त करेगा, मतलब वो गिरने लगेगा वापस सब। तो ये एक बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल आप एक फीमेल का होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। एक हेल्दी वुमेन 5 से 7 दिन का उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेगा, फ्लो रहेगा, 28 से 30 दिन का साइकिल रहेगा। इस बीच में किसी किसी को बहुत पेनफुल कंडीशंस आती है, कोई कोई इजी वो कर जाते हैं। इसके लिए हम आगे देखेंगे कि कंडीशंस क्या क्या आती हैं। ठीक है, ये दोनों पिक्चरें आप सभी को क्लियर हो गई हैं कि हाँ, हम जो बताना चाह रहे थे वहां तक पहुंच रहे हैं आप लोग। कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास चीजें बची और हमको ट्रीटमेंट भी देखना है इसके बाद में। तो ये दोनों चीजें आप लोग क्लियर है, इमेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोगों को ऊपरी तौर पर क्लियर हो गए ना कि हम बात क्या कर रहे हैं करके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि चलो हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव साइकिल किसको बोलते हैं, उसके बाद हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं। हमने ये भी देखा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिन का रहता है, कब फर्टिलिटी रहती है, क्योंकि बहुत से अभी पेशेंट्स ऐसे रहते हैं, इनफर्टिलिटी है बहुत दिन से, बट उनको ये नहीं पता होता है कि हमको कांटेक्ट किस दिनों में बनाना है। जैसे मैंने बताया ना, 12वें से 16वें दिन में एग निकलता है बाहर यूट्रस में, ओवरी से बाहर एग निकलता है, तो उस समय एक फर्टाइल पीरियड रहता है फीमेल का। तो उसी समय आपको कांटेक्ट बनाना है और आगे फर्टिलिटी के लिए डेवलप करना है, प्रेगनेंसी के लिए डेवलप करता है वो चीजों को। तो ये चीज भी बहुत लोगों को पता नहीं रहती, इसलिए मैंने इस बार ये किया। अब प्रेगनेंसी जो है वो तो बहुत आगे की दिक्कत हो गई, या फिर बात हो गई। उसका हम पहले देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोगों ने अभी देखा है, इसमें जो गड़बड़ी आती है तो हम उसको क्या क्या बोलते हैं, या कैसे कैसे हम उसको समझेंगे कि प्रेग्नेंट लेडी में मेंस्ट्रुअल लेडी में चल क्या रहा है। ओके, तो यहां पर है 3 चीजें लिखी हुई है, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेजिया। ठीक है, एमेनोरिया का मतलब यह है कि आपके लगातार 3 महीने तक पीरियड्स किसी फीमेल के नहीं आए हैं, तो दैट इज एमेनोरिया। ये 12 साल की बाद में 2-3 कारण से हो सकता है, या तो प्रेग्नेंट हो जाती है एक वुमन, तब होता है लगातार 3 महीने तक, या तो सीवियर कोई डिफिशियंसी, या ब्लड हिच कम है,
या खाना ही नहीं पच रहा है, या ताकत ही नहीं है शरीर में, या ऑलरेडी पीलिया वगैरह से वो अभी निकली है, तब ये कंडीशंस आती है। सेकंड में वो है ओलिगोमेनोरिया, मतलब आपके जो पीरियड्स है वो 35 to 40 डेज में भी होंगे और 3 से 4 दिन बस चलता है वो फ्लो, और बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग जाती है, दैट इज ओलिगोमेनोरिया। सेम है मेनोरेजिया, इसका उल्टा है, ब्लीडिंग जल्दी जल्दी होगी, 20-21 दिन में ब्लीडिंग होने लगेगी और लंबी चलेगी, 8 दिन 10 दिन, और हैवी ब्लीडिंग होगी, दैट इज मेनोरेजिया। ये 3 चीजें हैं, हमको इन 3 चीजों पे ही फोकस करना है। और एक होता है डिसमेनोरिया, वो होता है बहुत पेनफुल कंडीशन होती है ना, वो 4-5, कोई कोई लोग रहते हैं तो 4-5 दिन रेस्ट करते रहते हैं, रेस्टिंग फेज में रहते हैं, कुछ कुछ लोग 1-2 दिन तकलीफ होती है। अब वो डिपेंड करता है, किसी किसी को सर में दर्द होता है, किसी किसी को पेट में दर्द होता है, किसी किसी को पीठ में दर्द होता है, तो वो डिपेंड करता है उनकी पैथोलॉजी क्या है, वो ऐसा क्या कर रही है जो उसकी वजह से उनको ये दिक्कत आ रही है। तो हम यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे ओलिगोमेनोरिया। अभी तक आप लोगों को क्लियर है ना कि मैं जो बताना चाह रहा हूं आप लोगों को क्लियर, कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को इजी करने की कोशिश करूंगा। आप सभी कंफर्टेबल है इस लैंग्वेज से, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। हम देखेंगे अभी ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मतलब पीरियड्स का 35 to 40 डेज में जाना और होना भी कम, 35 to 40 डेज लग रहे हैं पीरियड को आने में और 3-4 दिन ही चल रहा है पीरियड, दैट इज ओलिगोमेनोरिया। उसमें क्या होता है, आपको फर्टाइल जो पीरियड था वो समझ में नहीं आता कि फर्टिलेशन होगा कब या ओवुलेशन कब होगा, एग बाहर कब निकल रहा है ओवरी से, तो हम कब कांटेक्ट बनाएं और कब सलाह दें कांटेक्ट बनाओ और प्रेगनेंसी के लिए वो डेवलप करे चीजों को। तो ये चीजें इसमें दिक्कत आती है। अब इसमें ये देखें कि पहले हमने ये देख लिया कि ओलिगोमेनोरिया होता क्यों है, 35 to 40 डेज में साइकिल आएगी और 3 से 4 दिन बस चलेगी। सिम्टम क्या आएगा इसमें, कोई ऐसा वो सिम्टम नहीं आता कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बिस्तर में है पेशेंट, या बहुत ज्यादा कमजोरी। ये नॉर्मल लाइफ नॉर्मल चलती है, बट ये एक हेल्दी नहीं माना जाता है, क्योंकि अराउंड 12 to 25 हम मानते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन आफ्टर 25 जब मैरिज हो जाती है एक लड़की की, उसके बाद में तकलीफें देने लगते हैं, क्योंकि फिर आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है या फिर हेल्दी क्यों नहीं है, क्योंकि आगे चल के पीसीओएस बनाएगा, अदर सिम्टम्स बनाएगा, फाइब्रॉइड्स बनाता है, या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस पैदा करता है। इसके कॉजेस क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आएगा पेरीमेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज 45-50 की एज में जस्ट बंद होने ही वाले हैं पीरियड्स, तब ये दिक्कत आती है, तब बहुत कॉमन है। पीसीओडी, जैसे मैंने बोला पीसीओडी है, तो पीसीओडी का हम आगे सिम्टम देखेंगे, पीसीओडी होता क्यों है। पीसीओडी सबसे 10 में से 7 फीमेल्स को आज की डेट में होती ही है। तीसरा है बर्थ कंट्रोल पिल्स, बहुत से लोग न्यूली मैरिड रहते हैं या फिर उनके पर्सनल रीजन की वजह से वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने लगते हैं, तो उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जो एक, जैसे मैंने बताया कि बेडिंग होती है 14th-15th डे के बाद में, आपने देखा बेडिंग होने लगती है, उसके बाद वो शेड अप हो जाता है, वो बाहर निकल जाती है पूरी गंदगी, तो वहां पर वो दिक्कत आता है, वो हार्मोन का लेवल डाउन होता है, वो शेडिंग होने में बहुत समय लगाता है, जो ब्लीडिंग होने में बहुत समय लगाता है। चौथा है एक्सेसिव एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्सरसाइज से ये क्या होता है, मसल्स ज्यादा टोन अप होती है, बॉडी वीक होने लगती है। और हम अगर आयुर्वेद के लेवल पे बात करें कि आयुर्वेद में हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि होता क्यों है, तो एक्सेसिव एक्सरसाइज से वात की वृद्धि होती है, वात वृद्धि की वजह से वो चीजें ब्लॉक होने लगती है और मेंसेस रुक जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे मैंने बोला इससे पहले कि जस्ट बॉडी में कमजोरी है भाई, या तो जंक फूड बहुत ज्यादा जा रहा है, या तो समय पे भोजन नहीं मिल रहा है, या बार बार भोजन, मतलब आपने अभी 10 बजे खाया, फिर 12 बजे खा रहे हैं, फिर 2 बजे खा रहे हैं, फिर 4 बजे खा रहे हैं, तो ये आपने जो मील लिया है उसको प्रॉपर डाइजेस्ट होने का समय नहीं मिलता है, और आपको जो पोषण चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो उस वजह से भी क्या हार्मोन्स हो गया या ब्लड लेवल होगा, दोनों मेंटेन नहीं रहते हैं और आपको ये परेशानी देखने मिलती है। थायराइड डिसऑर्डर, कभी कभी ये होता है कि मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म, जब टीएसएच बढ़ जाता है, जिन लोगों को मोटापा बढ़ता है, वहां पर ये देखा जाता है कि पेशेंट को ओलिगोमेनोरिया होता है। ओलिगोमेनोरिया मतलब कम ब्लीडिंग होती है, तो ये देखा गया। इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले लाइफस्टाइल एडजस्ट करना है ना, उनको ये बताना है कि भाई आपको समय पे खाना है, समय पे उठना है,
और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है और थोड़ा योग प्राणायाम करना है और खाने पीने की हैबिट को ध्यान देना है। सेकंड है हर्बल सप्लीमेंट्स जो हम देते ही हैं। तीसरा है साइकोथेरेपी और मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम मतलब जब बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ जाती है ना, तब हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। तो हर्बल सप्लीमेंट जैसे एडिकार्डियल हो गया, शतावरी हो गया, एलोवेरा हो गया, हम इस सप्लीमेंट से आगे बढ़ सकते हैं। मेडिकेशन की जरूरत तब पड़ती है जब अब पेशेंट 35 की एज पे आ गया और तब भी ये तकलीफ है और उसको प्रेगनेंसी डेवलप करना है, तब भी दिक्कतें आती है। चौथा है साइकोथेरेपी। बहुत बार ये होता है जो भी यंग एडल्ट है, मतलब 18-20 साल के जो लोग हैं, जिन लोग जस्ट स्टडी स्टार्ट किए या फिर बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, जिनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो वहां पर इनका जो मेंटल लेवल रहता है बहुत शार्प नहीं रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, इनको ये दिक्कत आती है। अब ये चीजें तो चलो ठीक है, हमने समझ लिया कि ओलिगोमेनोरिया ये होता है। अब हम डेजॉय के कौन कौन से प्रोडक्ट इससे इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डेजॉय के प्रोडक्ट में सबसे पहले, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना है मैं इसीलिए आज इस टॉपिक को उठाया। मैंने प्रोडक्ट लाया ही नहीं है बीच में। मैं सबसे पहले ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले पूछें उनसे कि भाई ओलिगोमेनोरिया है, चलो हमने समझ गए, हम समझ गए। आप भाई आप बात करेंगे जब तो समझ में आ ही जाता है कि परेशानी क्या है एक फीमेल को। क्योंकि अभी मैंने बहुत बार देखा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग जब जाते हैं और एक फीमेल जब बात करती है तो डायरेक्ट वो सर इनसे बात कर लीजिए, और वो बोलती है सर मुझे मेंसेस के इशू आ रहे हैं। और वहां पर ये होता है कि भाई मेंसेस के इशू है तो कौन सा इशू है, हम बात नहीं कर पाते हैं, हमसे एडिकार्डियल, चलो ठीक है एडिकार्डियल चालू करो। बहुत से लोग ये करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। भाई देखिए, जैसे हाथ में प्रॉब्लम होती है, जैसे पैर में होती है, वैसे ही यूट्रस में भी हो सकती है। उसको एकदम बहुत बड़ा या हम ऐसे बात नहीं कर सकते, टैबू नहीं बनाना है, हम बात कर सकते हैं, है ना। इस बात को क्लियर रखना है कि भाई हाँ ठीक है, मेंसेस का इशू है, क्या हो रहा है, 35 से 40 दिन में मेंसेस आ रहे हैं, 3 दिन मेंसेस आ रहे हैं, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कितने पैड चेंज करने, ये तक आपको पूछना चाहिए। जब वो पता पड़ जाएगा ना, हाँ ये तकलीफ है आपका, जब फिक्स होगा हाँ ओलिगोमेनोरिया ही है, इनको कम ब्लीडिंग हो रही है, हमको इसका इलाज करना है। जब आपको ये डिसाइड होगा तब हम आगे पूछेंगे भाई खाना पीना कैसा है। नहीं सर मैं तो बहुत मैगी खाती हूँ, मैं तो चाउमीन खा रही हूँ, मैं तो बाहरी खाना खाती हूँ, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, तो समझिए ईटिंग डिसऑर्डर है। वहां पर हमको सबसे पहले लीविस चालू करना है और गैसोफ्री चालू करना है और HB प्लस चालू करना है, ताकि लीविस से इनका पाचन अच्छा हो जाए, गैसोफ्री से जो पाचन गड़बड़ हो रहा होगा वो मेंटेन हो जाए, और HB प्लस से इनका जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ रही है, जो पोषण उसकी बॉडी को नहीं मिले, वो बन जाए। तो यहाँ पर ये करना है। अगर वो बोलती है मैं एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उसको एक्सेसिव एक्सरसाइज को रोकना है और सीधा सीधा एडिकार्डियल सिरप और शतावरी चालू करना है। ठीक है, ये 2 चीजें चालू करनी है, बहुत इजी वे पे आपका पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर ये लगता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का है, बहुत ज्यादा टेंशन लेता है या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव है, तो वहां पर उसको अश्वगंधा के साथ में शतावरी चालू करेंगे तो भी पेशेंट आपका स्टेबल हो जाता है। तो आपको पहले ये देखना कि पेशेंट की हैबिट्स क्या है ना। या ऐसे बहुत से लोगों से HB कम रहता है, आप उसको 100 बोतल एडिकार्डियल पिला लीजिए, कभी ठीक नहीं हो पाएगा। आपको HB प्लस देना ही पड़ेगा। आप एडिकार्डियल सिर्फ चलाइए, लेकिन आपको HB प्लस देना पड़ेगा, तब जाकर उसका ओलिगोमेनोरिया ठीक होगा। पेशेंट आपका जो मर्जी जंक खा रहा है, वहां पे आप जितना मर्जी एडिकार्डियल दो, वो ठीक नहीं होने वाला। आपको वहां पर लीविस देना ही पड़ेगा, गैसोफ्री देना ही पड़ेगा, उसके साथ आप एडिकार्डियल चलाएं, तब एडिकार्डियल का परफेक्ट रिजल्ट आता है ना। तो यहाँ पर हमको इस तरह से हमको प्रोटोकॉल बनाना है ना, कि भाई ऐसा नहीं कि सर मेंस्ट्रुअल इशू है चलो एडिकार्डियल चालू करो, ऐसा नहीं करना है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से बार बार कि ये चीजें आप जब आप करेंगे तो आप एक लाइन में चलते हैं, प्रोटोकॉल से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओलिगोमेनोरिया या फिर कम मेंसेस, जिनको कम मेंसेस आ रहे हैं, 35 से 40 दिन में आ रहे हैं, हमने वहां पर देखा ईटिंग डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस देखा और साइकोसिस देखा। वहां पर हम एडिकार्डियल, शतावरी या फिर लीविस और पाचन पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि मेनोरेजिया क्यों हो रहा है। मेनोरेजिया मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है उनको, आपके पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है। ये क्लियर है फोटो। अब देखिए, हम
मेडिकल टर्म में जब हम बात करते हैं तो उसको हैवी पीरियड बोलते हैं। बहुत से लोग जब रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, रुकी नहीं रही ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज मेनोरेजिया। इसके सिम्टम क्या आते हैं? आपके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा, बहुत ज्यादा पैड उनके इस्तेमाल करने रहते हैं, वो हफ्ते 10 दिन से ज्यादा चलेगा। हफ्ता भर मतलब ये नहीं कि 4 दिन चले और 3 दिन की स्पॉटिंग है तो आप मेनोरेजिया का ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। 7 दिन तक सिमिलर ब्लीडिंग होगी और स्पॉटिंग नहीं होगी, प्रॉपर ब्लीडिंग होगी, दैट इज मेनोरेजिया, है ना। इसके कारण क्या क्या है? कई बार स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी आती है, जैसे मैंने बोला कि किसी किसी का यूट्रस का साइज अलग अलग रहता है। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जैसे फाइब्रॉइड है, आपकी गांठें बन जाती है, उसमें पॉलिप्स पाउच बन जाते हैं, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे पीसीओडी में होता है, थायराइड में होता है। अब ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये मोस्टली देखा गया हाइपरथायराइडिज्म में, जहां पर आपकी पेशेंट पतली होने लगेगी, ज्यादा पतली होती जाएगी, वहां पर उनको ये ज्यादा दिक्कत आएगा। मेडिकल कंडीशन जैसे लीवर का इश्यू, जैसे मैंने बोला कि अभी किसी पेशेंट को आपको पीलिया हो रखा है, पीलिया के जस्ट बाद अगर ये कंडीशन आती है तो ये दिक्कत आएगी। बहुत ज्यादा जिन लोग अचार, पापड़, मसाला, डीप फ्राई, चाइनीज खाते हैं उनको भी ये तकलीफ आती है। जो बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं उनको भी ये तकलीफ आती है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, किसी किसी के साथ क्या होता है, एक विटामिन के होता है वो थोड़ा कम रहता है, वहां पर क्या होता है आपका ब्लड जमेगा नहीं, जो खून का थक्का जमता है ना, वो खून का थक्का जमता नहीं है, वो ब्लीडिंग होते ही रहती है, होती ही रहती है, वहां पर भी ये दिक्कत आती है। अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो ट्रीटमेंट में जैसे आयरन रिच फूड्स देना है, हाइड्रेशन देना है, ठीक है, और हार्मोनल बैलेंस करना है, मेडिकेशन करना है, एंड लास्ट में दिया हुआ सर्जरी। सर्जरी हमको तभी करानी है जब आपके पेशेंट का बच्चा है। आपका पेशेंट अगर 1 या 2 बच्चे पैदा कर चुका है तब हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते। ये तो एक बेसिक ट्रीटमेंट है जो आपको मेडिकल किसी कोई भी डॉक्टर बता देगा। अब हम तो डे जॉय फैमिली वाले हैं, हम इसमें क्या देंगे? हमको सबसे पहले देना नहीं है, पहले पूछना है तकलीफ क्या है। भाई अगर अचार, पापड़, मसाला खिलाते सबसे पहले वो बंद कराओ, एलोवेरा चालू करो, एलोवेरा और शताब्दी चालू करो, गिलोय चालू करो, पेशेंट आपका स्टेबल हो जाएगा, मेरी गारंटी है ना। कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके साथ में आपका एडिकार्डियल टैबलेट काम करेगा। जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वहां आपका एडिकार्डियल टैबलेट काम करेगा, एडिकार्डियल सीरम काम नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आपका पेशेंट बहुत ज्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का है, बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाता है या गर्म जगह में रहता है या गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आप सबसे पहले एलोवेरा, गिलोय, आंवला चालू करिए और एडिकार्डियल टैबलेट चालू करिए। आंवला, गिलोय, एलोवेरा खाने के पहले दीजिए और एडिकार्डियल टैबलेट खाने के बाद दीजिए, आपका पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। अगर फाइब्रॉइड वगैरह है तो उसकी रिपोर्ट्स भेजिए, हम आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से। तब तक कि आप एडिकार्डियल टैबलेट एटलीस्ट चालू करिए। एडिकार्डियल टैबलेट, कुमड़ा आता है, एक कुमड़ा सब्जी है, बहुत कद्दू बोलते हैं, कुमड़ा बोलते हैं, या आपकी रीजनल लैंग्वेज में जो भी बोलते होंगे, बट आप लोग समझ जाइए कि वो येलो कलर का इतना बड़ा होता है, यूजुअली हैलोवीन में उसको लगाया जाता है। उसके साथ अगर खिलाते हैं ना, उसका जूस पिलाते हैं, उसके जूस के साथ एडिकार्डियल टैबलेट अगर खिलाते हैं तो भी आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। नहीं तो गुलकंद आता है, पतंजलि का आता है गुलकंद, गुलकंद के साथ में भी अगर आप खिलाएंगे ना तो भी जल्दी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग चल रही हो आपके पेशेंट की, तो आप अपने पेशेंट की सबसे पहले पत्ते वाली सब्जियां, मिर्च मसाला, ये सब बंद कराइए, शीतली शीतकारी प्राणायाम चालू कराइए और एडिकार्डियल टैबलेट चालू कराइए, वहां पर बंद हो जाता है, मोस्टली आपका बंद हो जाएगा। बहुत ज्यादा थायराइड है तो रुक सकती है, फाइब्रॉइड है, कैंसर है या चॉकलेट सिस्ट है तो रुक सकता है, अदरवाइज वो ब्लीडिंग बंद होगी ही। अगर कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं है तो, अगर सिस्ट नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है तो पैथोलॉजी बंद होगी ही, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अभी हमने देखा मेनोरेजिया, हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग में हम सबसे पहले ये करेंगे, कारण ढूंढेंगे। कारण ढूंढने के साथ साथ में हम ये करेंगे, एडिकार्डियल टैबलेट और कुमड़ा का रस, 1 कप रस, या कुमड़ा नहीं मिल रहा है तो धनिया का आधा कप धनिया का रस, उसके साथ में 1 टैबलेट एडिकार्डियल दिन में 2 से 3 बार दे दें और वो ब्लीडिंग बंद होने तक चलता रहे, जब तक कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर हमारी डिस्कशन हो रहा है तब तक वो एटलीस्ट आप चालू कर दीजिए। उसके साथ में भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एलोवेरा, आंवला और गिलोय चालू कर दीजिए, तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। क्योंकि मेनोरेजिया में मोस्टली ऐसा देखा गया कि फाइब्रॉइड होता है, पॉलिप रहता है, ये चीजें रहती है, तभी मेनोरेजिया बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में होता है। और अगर इन चीजों से भी नहीं बंद होता है तो हमको फिर इसको अनफॉर्चुनेटली सर्जरी के लिए ऑप्शन देना पड़ता है।
ठीक है, आप सभी को क्लियर हो रहा है ना ये चीजें कि हम डिजीज वाइज जा रहे हैं, आपको क्लियर आ रहा है कि हाँ हमने ये ओलिगोमेनोरिया देखा, ओलिगोमेनोरिया में हमको ये देना है और यहाँ पर ये देना है, आप लोगों को क्लियर आ रहा है सभी को समझ? ओके। इसके बाद एक छोटा टॉपिक है डिस्मेनोरिया, मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है किसी किसी पेशेंट को, तो वहां पर भी हमको एडिकार्डियल टैबलेट ही इस्तेमाल करना है, बट वो हम इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा जूस के साथ में। एक ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास, एलोवेरा जूस और एडिकार्डियल टैबलेट। इसके साथ में आप लोग एक छोटा मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ, आप क्या करेंगे, सरसों का तेल ले लेंगे, नाभि से 4 उंगली ऊपर और 4 उंगली नीचे, पूरा एक सर्कुलर मोशन में आप उसको मसाज करेंगे सरसों तेल से, और अजवाइन की पोटली बना लेंगे। खड़ी अजवाइन मिलती है किसी भी दुकान में, उसकी पोटली बना के उसको गर्म करके वहां पर उससे सेकाई करेंगे। इससे क्या होता है, वहां पर जो एक वात है या जो एक मरोड़ जैसी फीलिंग है ना, वो कम हो जाती है, आपका पेशेंट स्टेबल हो जाता है। हेडेक वगैरह है तो वो उसकी ट्रीटमेंट अलग जाती है, लेकिन मरोड़े आ रही है या पेट में दर्द दे रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा इलाज है कि आप सरसों तेल से नाभि के 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे तक पूरा एक सर्कुलर मोशन में आप मसाज करें और वहां पर सिकाई करें अजवाइन की पोटली, अजवाइन में थोड़ा नमक मिला सकते हैं, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ल्यूकोरिया, लेकिन ल्यूकोरिया देखने से पहले हम एक चीज ये भी देखेंगे कि एक फीमेल की योनि से किस किस प्रकार के डिस्चार्ज होते हैं, तब हमको समझना ही ये डिस्चार्ज हो रहा है और हमको यहाँ पर ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है व्हाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन व्हाइट डिस्चार्ज जब होता है ना तो कई बार वो हेल्दी भी रहता है ना। हेल्दी कब रहेगा, जैसे दिया हुआ है आपका प्रेगनेंसी में या 14वें दिन में, जब ओवुलेशन, जब एग बाहर आता है ओवरी से तब, या हार्मोनल थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है तो वो हेल्दी माना जाता है, वो 1-2 दिन का उसको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन जब प्योर व्हाइट आता है, लाइक जैसे दही जैसे आ रहा है या पानी जैसे आ रहा है, वहां पर हम देखेंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, ईस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। कई बार ये होता है येलो डिस्चार्ज आने लगता है, वेजाइना के थ्रू येलो डिस्चार्ज आने लगता है। वहां पर आपको क्लियर पूछना है कि भाई डिस्चार्ज कौन से कलर का आ रहा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, ये थोड़ा आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। आप लोग नहीं कर सकते, आपकी जो फीमेल फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनको बोलिए क्वेश्चन करने के, लेकिन ये क्वेश्चन आयर जरूरी है ताकि आप एकदम निशाने पे आपका तीर लगे। आप जो बात करने जा रहे हैं, आप जो ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, वहां पर एकदम पिन पॉइंटेड हो। तो जब येलो होता है ना, तो बहुत बार यूरिन इन्फेक्शन भी होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी होता है, बहुत बार इन्फेक्शंस रहते हैं वो फैल जाते हैं। रेड होगा तो रेड में या तो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रहा है पेशेंट को, या तो अंदर में कैंसर है, या तो एक गांठ बनी हुई है। पिंक आता है तो वेजाइनल इरिटेशन की वजह से आता है, या फिर जब एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं और वो जब यूट्रस की वॉल में जब जाके चिपकता है ना, तब भी पिंकिश एक ब्लीडिंग होती है, तो वहां पर घबराना नहीं था, वो प्रेगनेंसी का साइन आता है। कई बार सर्वाइकल ब्लीडिंग होती है, वेजाइना के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है वो सर्विक्स होता है, वहां पर भी खरोच की वजह से ब्लीडिंग होती है। ग्रे कलर का या थोड़ा ब्लैक शेड का अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो वो ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर बोलना चाहिए एक बीमारी होती है विजाइनोसिस की, उसकी वजह से होगा ये। तो आपको ये ध्यान देना है कि अलग अलग कलर पे अलग अलग ट्रीटमेंट देना है, हमको अलग अलग सोच रखनी है कि कौन सी कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, कैसा डिस्चार्ज हो रहा है, कितने दिन से डिस्चार्ज चल रहा है, आपके मेंसेस को कितना समय होगा, मतलब लास्ट मेंसेस कब आया था, अगर लास्ट मेंसेस 1 तारीख को आया था और आज 14वां-15वां दिन है तो टेंशन नहीं लेना है, वो ओवुलेशन का हो सकता है। भाई 27वां-28वां दिन है तो उनको मेंसेस आ सकते हैं। बहुत बार ये होता है पेशेंट को 40-40, 45-45 दिन में मेंसेस आते हैं, लेकिन हम जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो बराबर 28 से 30 दिन में आ जाते हैं। तो वो भी एक बार हमको बताते आना चाहिए कि नहीं आप बहुत टेंशन की बात नहीं है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है या फिर ओवुलेशन होगा 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है। व्हाइट डिस्चार्ज है तो व्हाइट डिस्चार्ज का भी पता करना है कि व्हाइट डिस्चार्ज हो कैसे रहा है, भाई दही जैसा हो रहा है, पानी जैसा हो रहा है, स्मेल आ रही है कि नहीं, रेगुलर हो रहा है,
28 में से कितने दिन में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सब चीजें जब आप पूछेंगे ना तो आपको पिक्चर क्लियर होने लगेगी कि पेशेंट को तकलीफ किस चीज की है। अब हम देखते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज होता क्यों है। ठीक है, डिस्चार्ज के बाद में हम ये देखेंगे कि व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होते हैं। देखिए, मेरा आप लोग को ये इमेज दिखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊं। मेरा मकसद ये है कि आप लोग समझें कि बीमारी हो क्यों रही है, फिर आप प्रोडक्ट वहां पर अप्लाई कीजिए, है ना। मैं आपको एक सोच देना चाहता हूँ कि हाँ, ये थॉट से हम जाएं और हम यहाँ पर चीजों को इम्प्लांट करें। ऐसा नहीं कि चलो सर ने बता दिया तो यही देना है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, राजस्थान में चीजें अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, साउथ में अलग है, सिमिलरली बॉम्बे में अलग है, कलकत्ता में अलग है, लोगों के खान पान अलग है, तो अलग अलग बीमारियां दिखेंगी आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर हम देखें व्हाइट डिस्चार्ज होता क्यों है, तो व्हाइट डिस्चार्ज जैसे मैंने अभी बताया कि हेल्दी भी होता है, लेकिन कई बार इम्बैलेंस भी रहता है। जैसे हम इधर से चालू करें तो हार्मोन्स के डिस्टरबेंस से होगा, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट से होगा, पेट खाना नहीं पचेगा, पेट में दर्द है या फिर कब्ज है तो भी होगा, एनीमिया होगा तो भी होगा। कई बार होता है बहुत लोगों हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं और वहां पर इचिंग होने लगती है, साइड्स में इचिंग होने लगती है, या कपड़े कई लोग को नए कपड़े पहनते हो सूट नहीं करते हैं, बहुत देर लोग यूरिन रोक कर रखते हैं, फिर जब यूरिन करते हैं तो वो इन्फेक्शन का कारण बनता है, तो वहां इचिंग होती है। वो इचिंग जब करते हैं तो वह इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। बहुत लोग के सामने क्या होता है, रात तक लेट जागते हैं, रात लेट जाने की वजह से एसिड लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, जो यूरिन के थ्रू निकलता है वहां पर वो जो त्वचा रहती है काफी सॉफ्ट रहती है। जब आप बहुत ज्यादा एसिडिक यूरिन करते हैं, येलो कलर का यूरिन करते हैं, स्मेल वाला यूरिन करते हैं, तो वहां पर इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है और उस इन्फेक्शन की वजह से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। तो अभी आप जब भी जाएं तो व्हाइट डिस्चार्ज पूछें कब से हो रहा है, कितने साल से हो रहा है, कब कब होता है, ये 3-4 चीजें पूछेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। फिर ये पूछें कंसिस्टेंसी कैसा, जैसे दही जैसा हो रहा है तो वो मोस्टली कफ दोष की वजह से होता है, तो आप समझिए कि पेशेंट का खान पान गड़बड़ है, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला या फिर बहुत ज्यादा दूध दही ठंडा ऐसा जा रहा है तो होता है। इसमें आपको क्या करना है, एडिकार्डियल सिरप, एडिकार्डियल टैबलेट और शतावरी, ये 3 चीजें कंटिन्यू चलानी है। आपको दूसरी कोई चीजें एडअप नहीं करनी है, ये 3 चीजें चलानी है। अगर इससे 4-5 दिन या 7 दिन में रिजल्ट नहीं आता है तो उनको सीधा सोनोग्राफी कराने बोलिए और रिपोर्ट्स हमारे पास भेजिए। क्योंकि अगर इन चीजों से वो मेंटेन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी जिसको हम रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमको वहां पर उसको ध्यान देना है एंड उसको रूल आउट करके दवाइयां देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा, बीमारियां देखी, ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेजिया, व्हाइट डिस्चार्ज, ये 3 चीजें हमने देखी हैं अभी। इसके बाद हम देखेंगे पीसीओएस। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला कि पीसीओएस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो ये अभी आप जब 10 में से 10 को वो करेंगे तो 7 लोग को ये निकलेगी ही निकलेगी। तो इसमें हमको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, साइंस क्या क्या आएंगे भी। जैसे सिम्टम देखें तो इरेगुलर पीरियड्स हैं, एक्ने है, हेयर ग्रोथ हो जाती है यहाँ पर नीचे लड़कियों को, स्किन टेक्स्ट मतलब स्किन में अलग अलग कुछ, तो जैसे यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा वो वार्ट्स बने हुए हैं छोटे छोटे, या फर्दर हार्मोनल इम्बैलेंस आता है ना। तो ये चीजें बहुत बार क्या होता है, जब मोस्टली देखा गया कि जिस पेशेंट का वजन अचानक से बढ़ना चालू होता है ना, वहां पर पीसीओएस का सिम्टम आता है। पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। एक पेशेंट की ओवरी में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, पानी के पाउच जैसी छोटी छोटी गांठें बन जाती है, उसको ही हम पीसीओएस बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके ट्रीटमेंट में हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले पेशेंट को सीबैक्थोन और एडिलिपो और एडिलिव ये तीनों दे करके पहले बॉडी को सेटल करना चालू करेंगे, है ना। एडिकार्डियल सिरप, एडिलिपो और एडिलिव, ये बेसिक स्ट्रक्चर जाएगा। अब मैंने डोज किसी पे भी नहीं बताई है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने डोज किसी पे भी नहीं बताई है।
अब डोज मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि हम 20 से 30 ml का इस्तेमाल करते हैं एडिकाडल सिरप का। तो अगर पतली लड़की है तो 20 ml जाएगा, थोड़ी हेल्दी है, थोड़ी मोटू है तो 30 ml जाएगा। सिमिलरली शतावरी अगर पतली दुबली है तो 2 गोली जाएगी, और थोड़ी हेल्दी है तो 2 गोली दिन में 3 बार जाएगी। ऐसे ही आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम चीजों को कहाँ लेकर जाना है, कितनी डोज हमको देनी है, क्या क्या हम कर सकते हैं वहां पर। ये चीजें आप सभी को ध्यान देनी है। ये थोड़ा आज अभी आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है इनफर्टिलिटी। हम देखेंगे कि इनफर्टिलिटी होती क्यों है फीमेल्स में। इसी बात हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम रखा है मैंने, कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितना समझे हैं और कुछ डाउट्स तो नहीं रह गए हैं। अब देखिए, बहुत बारी अभी हम बहुत बार ये होता है कि जस्ट न्यूली मैरिड रहते हैं, 1 साल 2 साल बहुत लोग रुकते हैं, उसके बाद जब वो ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी आ नहीं पाती है। बहुत बार पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि वो फर्टाइल पीरियड कौन सा है, लाइक 12वां से 16वां दिन ही होता है जब वो कॉन्टेक्ट बनाना होता है, उसी समय पे प्रेगनेंसी डेवलप होती है। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। बहुत बार वजन ज्यादा होने की वजह से हार्मोनल उतने अच्छे नहीं रहते हैं कि आपके जब एम्बेड होता है, जब मतलब एक एग और एक स्पर्म दोनों जब मिल करके गोला बना करके जब प्रेगनेंसी डेवलप करते हैं तो उसको सस्टेन नहीं कर पाते, उसको टिका नहीं पाते, इतने हार्मोन्स रहते नहीं है। पीसीओडी होता है तो पीसीओडी की वजह से आप एक पेशेंट का जो साइकिल है वही अनियमित रहता है। साइकिल अनियमित होने की वजह से वो प्रॉपर उनको फेज ही पता नहीं पड़ता कि कब फर्टाइल पीरियड है कब फर्टाइल पीरियड नहीं है। एक देखेंगे लो ओवेरियन रिजर्व दिखा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हर फीमेल की ओवरी में एक निश्चित मात्रा में एग्स रहते हैं, वो लाखों में रहते हैं, वो हर महीने दर महीने निकलने लगते हैं। किसी के जल्दी मैच्योर होते हैं तो जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं, किसी के लेट मैच्योर होते हैं तो लेट से आते हैं। तो ये एक मात्रा में, तो कई बार बहुत कम होते हैं, वो बहुत 1-2 लाख 3 लाख ऐसे होते हैं, तो वहां पर भी तकलीफ होती है। अब कई बार होता है ब्लॉकेज है, जैसे आप देखेंगे इंडोमेट्रियोसिस, मतलब आपकी जो यूट्रस की जो अंदर की दीवार है वहां पर सूजन आ जाती है, एक मोटे मोटे भाषा में बताऊं तो सूजन आ जाती है, तो वो उसको जमने ही नहीं देती, वहां पर उसको फिट नहीं होने देती है, तो भी एक तकलीफ आती है। तीसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे हमने देखा था भी, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब है, ट्यूब के बीच में ही वहां पर जाकर वो फंस जाता है और वहीं पर डेवलप हो जाता है, तो दूसरी जगह प्रेगनेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से हमको अबॉर्ट करना पड़ता है बच्चा। एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, वो होने की वजह से भी काफी इंफेक्शंस बना रहता है, वो नहीं हो पाता है। तीसरा होता है ट्यूबल ब्लॉक होता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो एग है आपका प्रॉपर आ ही नहीं पाता है यूट्रस में एम्बेड होने के लिए, तो जब फिट नहीं हो पाता है वहां पर तो भी प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये बेसिक कॉज है। इसके लिए हमको फिलहाल अपने साइड से कोई नहीं चालू करना है, चलो इनफर्टिलिटी आप ये चालू करो हम देखेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। हम इसके लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाएंगे, हम उनकी यूएसजी कराएंगे, एक मेल का स्पर्म काउंट कराएंगे। बहुत बार क्या होता है, फीमेल हेल्दी रहती है, मेल का स्पर्म कम रहता है, या मेल के स्पर्म में इन्फेक्शन रहता है, तो वो डेवलप नहीं कर पाते हैं प्रेगनेंसी। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके पास कोई नया केस आए इनफर्टिलिटी का, और देखिए आपके पास कोई ऐसा नहीं आएगा कि मैं 2 साल से, आपका ऐसा नहीं आएगा, आपके पास 5 साल से 10 साल से 12 साल से ऐसे लोग आएंगे, तो वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है उनके लिए। तो उनको प्रॉपर आप बोलें कि सोनोग्राफी कराएं अपने पेट की, फीमेल और मेल की शुक्र की जांच कराएं, वो दोनों आप हमारे पास भेजिए, हम डिस्कस करेंगे आप और हम मिल करके, और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे हमारे साथ में। इसके साथ में लास्ट हमारा एक प्रेग्नेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल में आता है प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये दोनों भी थोड़े से अलग टॉपिक हो जाते हैं, थोड़े साइंटिफिक टॉपिक है, तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में बहुत सारी तकलीफें आती हैं और मोस्टली हमको डॉक्टर नहीं बनना है, आप उसको बोले कि वो अपने डॉक्टर को ही दिखाएं, हम इधर से जो लगेगा हम एडप्ट करेंगे। सिमिलरली आफ्टर प्रेगनेंसी हमको जो लगेगा, उनको जिस ताकत की जरूरत है हम वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सेशन मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। अब देखिए, मैंने काफी कोशिश की है कि आप लोगों को वो सब समझा सकूं जो मैं चाह रहा था। आप लोगों को अगर अभी कोई डाउट है तो आप एक एक करके बोलते जाइए, टाइप करते जाइए, मैं आंसर करता जाऊंगा।
क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज है, मैं आप लोग को वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हम लोगों ने 4-5 सालों में सीखी है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग उस चीज को समझें, और आप जब अपने इसके पास में जाएं, पेशेंट के पास में, तो आपको हड़बड़ी ना हो। कि मोहम्मद आलम जी, आप क्वेश्चन लिखिए, मैं हूं यहीं पर। देखिए व्हाइट डिस्चार्ज में शिवाजी का क्वेश्चन है, व्हाइट डिस्चार्ज में क्या देना है। तो व्हाइट डिस्चार्ज में जैसे मैंने बताया कि एडिकार्डियल टैबलेट, और आप शतावरी देंगे, गिलोय देंगे, एलोवेरा देंगे। तो बट व्हाइट डिस्चार्ज का सबसे पहले आप कारण ढूंढे कि कारण हो क्यों रहा है ना। सेकंड थिंग है, एक जने ने पूछा है कि पीरियड के टाइम में दर्द होता है। पीरियड के टाइम में मैम दर्द कहाँ होता है, पहले ये देखना है। अगर पेट में दर्द है तो मैंने बताया कि सरसों तेल की मसाज करिए और अजवाइन की पोटली से सेकाई करवा दीजिए, वहां पर दर्द चला जाता है। लेकिन अगर बैक पे पेन है या फिर सर दर्द दे रहा है तो वो पहले देखना पड़ता है। मोहम्मद आलम जी का क्वेश्चन है कि पूरी बॉडी में पेन क्यों होता है। सर पूरी बॉडी में पेन बहुत सारे कारण से हो सकता है। पीरियड्स के टाइम में हो रहा है तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। अगर ऐसे हो रहा है तो हो सकता है बुखार हो सकता है इंडाइजेशन हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक क्वेश्चन आया है कि प्रेग्नेंट लेडी को डेजो के क्या प्रोडक्ट देने चाहिए। देखिए प्रेग्नेंट लेडी को आफ्टर 3 मंथ्स आप एचजी प्लस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने तक आप अपने डॉक्टर का ही ट्रीटमेंट चलाइए, क्योंकि 3 महीने तक बहुत कमजोर समय रहता है। थोड़ा भी गर्म हुआ तो वो अबॉर्ट हो सकता है बच्चा, इसलिए 3 महीने तक आप कुछ भी मत चलाइए। 3 महीने के बाद में आप एचजी प्लस बिल्कुल दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है उसमें। संतोष जी का रिक्वेस्ट है कि डिजीज चार्ट विद सॉल्यूशन प्रोडक्ट। सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आप लोग खुद अपना चार्ट बनाएं, और आप मेरे से चार्ट मांगेंगे तो बनेगी कैसे बात। आप खुद देखिए। आपको सबसे पहले पता करना कि परेशानी क्यों है, परेशानी पता करें, फिर आप खुद अपना अपना चार्ट खुद बनाइए। सर मेरी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप देखें कि ओलिगोमेनोरिया है, मेट्रोरेजिया जो भी है वो आप देखिए, मेनोरेजिया जो भी है, उसके बाद आप अपनी चार्ट बनाएं। 5th मंथ में अगर देखिए प्रेगनेंसी अगर 5th मंथ में, तो आप एचबी प्लस 20 ml दिन में 2 बार दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उनको। क्योंकि 5th मंथ के बाद में लगता ही है, फोलिक एसिड वगैरह लगता है, तो आप बिल्कुल दें उनको। दुर्गा जी का क्वेश्चन है इरेगुलर मेंसेस के लिए क्या देना चाहिए। एडिकार्डियल सिरप 25 ml दिन में 2 बार, सिंगल प्रोडक्ट बेस्ट है ये। एक क्वेश्चन आया है अच्छा कि किसी की मम्मा को प्रेगनेंसी के टाइम पर दर्द करता था, उस टाइम में उसका मालिश नहीं किया, अब उसका एक पैर दर्द करता है, उसमें क्या देना है। देखिए आफ्टर प्रेगनेंसी जब हम जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, सीजर से सर्जरी के थ्रू होती है। जब भी ये डिलीवरीज होती हैं तो उसके बाद में उनको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो वो 4-5 दिन 10 दिन छोड़ करके आप रिच बेरी चालू करिए, और उनकी अभी भी अगर आप मालिश कराएंगी तो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके साइड बाय साइड अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो ग्लो ग्रीन टी स्टार्ट करिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो गई है, 1-1.5 साल का हो गया है बच्चा, तो ऑर्थोपिक्स ले सकते हैं, उसके रिजल्ट आएंगे आपको। सागर जी रांची, क्या 50 साल की महिला को मां बनने का सुख मिल सकता है। देखिए ये बहुत ही रिस्की डिसीजन होता है। कई बार 50 साल में बॉडी इतनी वीक रहती है। माँ प्रेग्नेंट हो सकती है, प्रेगनेंसी डेवलप की जा सकती है अगर मेंसेस हैं तो, लेकिन कितनी दूर तक जाएगी, कितना सस्टेन करेगी, कितना हेल्दी बेबी पैदा होगा, इस बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। क्योंकि उस फीमेल की बॉडी उतनी दमदार रहनी चाहिए कि वो 50 साल में एक बच्चे को पाल सके। तो ये सोचने वाली बात है।
एक क्वेश्चन आया है कि वाइट डिस्चार्ज अगर बार बार आ रहा है तो वाइट डिस्चार्ज में सबसे पहले सर जैसे मैंने बताया कि एडिकार्डियल सिरप और एडिकार्डियल टैबलेट दें, उसके बाद देखेंगे। अगर बंद नहीं होता है तब हम सोचेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर वो क्वेश्चन चालू होंगे। देखिए एक क्वेश्चन आया है, द पीरियड्स आर कंटिन्यूड फॉर 10 डेज, व्हाट वे टू रिड्यूस 3 to 5 डेज। देखिए सबसे पहले तो उनको एडिकार्डियल टैबलेट दीजिए और उस जब ब्लीडिंग होती है उन 10 दिनों में पहले एडिकार्डियल टैबलेट दीजिए। जैसे ही फ्लो बंद होता है आप एडिकार्डियल सिरप चालू करिए। 20 ml दिन में 3 बार दीजिए। धीरे 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 3 से 4 महीने उनके रेगुलर साइकिल आ जाएंगे। और उनको बोलिए कि ज्यादा मिर्च मसाला अचार, ज्यादा सोचना गुस्सा न करें। अनिल कुमार भारती जी का क्वेश्चन है, HB+ कोई भी व्यक्ति ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। देखिए क्वेश्चन आया है कि रेगुलर मेंसेस में क्या करना है। 3 महीने में एक बार पीरियड आ रहा है और 1 महीने तक चल रहा है तो वो उनको होम पहले तो जो 1 महीने तक चल रहा है उसको आप एडिकार्डियल टैबलेट और जैसे मैंने बताया एलोवेरा जूस या गुलकंद या कुमड़े या कद्दू के रस से बंद करिए उसको, और उनको एडिकार्डियल सिरप और शतावरी चालू करिए। धीरे 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 सेटल हो जाएगा। देखिए अब ये मैं लास्ट क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि एक फीमेल को जब भी बच्चा हो रहा है 7 मंथ में हो जा रहा है और उनको अगर हेल्दी प्रेगनेंसी करनी है, 7 मंथ में अबॉर्ट हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, जो भी है, अगर ऐसा है ना तो सबसे पहले आप उस पेशेंट को ये बोलिए कि सबसे पहले अपना जो एग है ना उसको स्ट्रांग बनाए। पहले उनकी बॉडी थोड़ी वॉश करा लीजिए, उनको कप जहर चूर्ण दीजिए, 4-5 दिन तक लगातार थोड़े लूज मोशन होने दीजिए और उनकी बॉडी थोड़ी स्टेबल हो जाए। फिर एडिकार्डियल सिरप खाने से पहले शतावरी के साथ में दीजिए और HB+ खाने के बाद दीजिए। ऐसे 3 महीने तक जब उनके फ्रेश मेंसेस आ जाते हैं ना तो उसके बाद उनको कांटेक्ट बनाने बोलिए, तो उनके बाद उनको ट्राई करने बोले कि भाई अब आप बच्चे के लिए ट्राई करें। और हो सके तो उनको ठंडी के दिनों में लग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस समय पर करने बोले। उस समय पर जो बच्चा एम्बेड होता है या जो प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसका लंबे समय तक जाने का चांस बढ़ जाता है रादर देन गर्मी के दिनों में, लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों में करने से अच्छा आप ठंड के समय में करें। उस समय प्रकृति भी अच्छी रहती है एज पर आयुर्वेदा बच्चे की, और वो जो एम्बेडिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। एक क्वेश्चन और आया है कि जो बच्चे को फीडिंग करा रही है वो रिच बेरी बिल्कुल पी सकती है। सर रिच बेरी भी पी सकती है, एडिकार्डियल पी सकती है, HB+ पी सकती है, शतावरी खा सकती है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही तो सबसे पहले ब्लीडिंग रोकती है। देखिए अगर ब्लीडिंग हो रही तो सबसे पहले ब्लीडिंग रोकती है आप एडिकार्डियल टैबलेट या एलोवेरा या एडिकार्डियल टैबलेट और गुलकंद या एडिकार्डियल टैबलेट और कद्दू का रस, इनके साथ में जैसे ही ब्लीडिंग रुकती है फिर हम डिसाइड करेंगे हम उसको देना क्या है। पहले ब्लीडिंग रोकती है क्योंकि ब्लीडिंग रोकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उस एट दैट मोमेंट पे, तो पहले ब्लीडिंग रोकती है। और इनके अलावा मैं हूं आप लोगों के सामने 11:30 से 5:30 हमेशा अवेलेबल है। आप लोग को जब भी लगता है, देखिए रिपोर्ट्स के साथ में मैं इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन करता हूँ कि रिपोर्ट्स के साथ में इजी पड़ जाता है हमें कि ये देना है, ये देना है, ये नहीं देना है, यहाँ पर रोकना है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट की चीजें अलग रहती है, बोलता अलग चीजें, रिपोर्ट्स अलग बोलती है, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन हम अब कंप्लीट करते हैं यहीं, एंड इसके बाद में मैं ये समझता हूँ कि जितना हमने आज थोड़ा डिस्कशन किया है, मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स किया है डिस्कशन, तो मुझे अपना कल फीडबैक दीजिएगा कि हमने जो आज प्रोटोकॉल बनाया है डिजीज के हिसाब से वो ज्यादा बेटर आप लोगों को लग रहा है कि या हम लोग जो पहले करते थे कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स पे काम करते थे वो बेटर लग रहा है, तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
आप लोग फीडबैक दीजिएगा तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट वीक की। अगर आप लगे कि बीमारों के हिसाब से जो चल रहा है वो सही लग रहा है, वो सटीक बैठ रहा है, सही समझ में आ रहा है, तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और आपको लगे नहीं यार हमको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम प्रोडक्ट के बारे में ही जानकारी लेंगे। आप मुझे कल अपना मैसेज पहुंचाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तब तक के लिए अभी सेशन हम कंप्लीट करते हैं। कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कभी भी लगे, मैं 11:30 5:30 अवेलेबल हूँ, है ना। आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर बिजी आती है टोन बार बार तो आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। चित्रा मैम है, कल्पना मैडम है और मैनेजमेंट के लोग हैं, वहां पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं कि हमको ये दिक्कत है, आप सर तक पहुंचा दीजिए, हम डिस्कस करेंगे।